Hello, ninth class students. You are reading about the socialism in Europe and Russian Revolution. बच्चों, आपने कल इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा कि रशिया में उस टाइम पे पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में पूरा समाज तीन भाग में डिवाइडेड हो गया। पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे तो तीन स्टेट में बटा हुआ था फ्रांस जो था। फ्रांस के बाद में जब अपना उसका असर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसका असर इतना हुआ कि समाज जो है बिल्कुल पूरी तरह से चेंज चाहता था, नई गवर्नमेंट चाहता था और ऐसे भी कुछ चांस नज़र आ रहे थे कि जो है सबको बराबर अधिकार मिलेगा, गवर्नमेंट ऐसी बनेगी कि देश की तरक्की होगी और ना ही किसी का डिस्क्रिमिनेशन होगा। बट इस बात में भी तीन तरह से सोसाइटी डिवाइडेड हो गई। कुछ लोग, कल मैंने आपको बताया तीन तरह के नाम, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो इनकी डेफिनेशन देखिए बच्चों। कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? ब्रिंग चेंज विद स्लो मोशन, कि चेंज आए तो सही। पहले तो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो होते थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो, जैसी चल रही है राजशाही वैसे ही चलती रहे, बड़े बड़े पूंजीवादियों के हाथों में जो है सत्ता बनी रहे। बट सोसाइटी में जब चेंजेस आए और नीड लगी कि भी हाँ थोड़े बहुत चेंज होने चाहिए, उनको भी नीड महसूस हुई, बट उनने ये चाहा कि सोसाइटी में चेंजेस आए बट स्लो मोशन से आए। मीन्स अगर वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं है तो वो ना दिया जाए, भले ही वोट देने का अधिकार मैन को दिया जा रहा है तो सिर्फ जो टैक्स पे करते हैं उनको दिया जाए, धीरे धीरे चेंज आए। तो सेकंड नंबर पे लिबरल्स। लिबरल जो थे उदारवादी, वो चाहते थे कि प्रत्येक धर्म का रिस्पेक्ट हो, प्रत्येक मनुष्य का रिस्पेक्ट हो, है ना, हर धर्म के लोगों को इक्वलिटी दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। बट इसके बावजूद भी वो लोग वुमेन को वोट देने के अधिकार में नहीं थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में वो लोग नहीं थे। तो बच्चों उनकी गवर्नमेंट में भी कुछ ना कुछ कमी आती है, बिकॉज अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बिना कोई भी गवर्नमेंट जो है इनकम्प्लीट डेमोक्रेटिकली नहीं कही जा सकती। थर्ड नंबर पे बच्चे रेडिकल्स, जो कि परिवर्तनवादी, पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे सोसाइटी में कि पूरी तरह से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, अडल्ट फ्रेंचाइज जो है सोसाइटी में विद्यमान हो और पूंजीपतियों के हाथ में ही सिर्फ पावर ना हो, आम व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाए, जिससे कि सोसाइटी जो है एजुकेटेड बने। तो ये इस सोच के व्यक्ति जो है रशिया में उस टाइम पे जो है पूरी सोसाइटी डिवाइडेड हो गई। अब इसके बाद में बच्चों इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी, रशिया सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई। कुछ इम्प्रूवमेंट रेलवे में और इंडस्ट्री जो है इम्प्रूव होती जा रही थी, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल जो है रिवोल्यूशन आई एक तरह से रशिया में। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग छोटे छोटे बच्चे, वुमेन, मैन और सब लोग जो है इंडस्ट्री की तरफ भागने लग गए, शहरों की तरफ भागने लग गए काम ढूंढने के। इसमें एग्रीकल्चर में तो इतना निर्वाह हो नहीं पाता था हर एक का, और एजुकेशन भी प्राप्त नहीं हो पाती थी विलेजेस में। तो इसी वजह से सब सिटी की तरफ जो है भागने लग गए और वहाँ अपने काम की तलाश में लग गए। तो उस वजह से जो सैनिटाइजेशन, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, ये सब क्रिएट होनी सिटीज़ में शुरू हो गई। और जो लो वेजेस में इंडस्ट्रीज में सबको काम मिलता था, कम जो है वेजेस मिलते थे, उनकी पे होती थी और ज़्यादा घंटों पर काम करना पड़ता था, बिकॉज पब्लिक बहुत सारी आ गई थी विलेजेस से अपनी सिटीज़ में, और उसमें रहने की भी प्रॉब्लम हो गई थी। सिटीज़ में इंडस्ट्रीज थी, ऊपर से हाउसिंग की प्रॉब्लम थी और सैनिटेशंस की प्रॉब्लम थी, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम्स आ गई। तो इस तरह से जो समाज था वो पुअर होता चला गया, गरीबी आती चली गई रशिया में। तो और गरीबी आती चली गई। बट ये ऐसी हालत को देखते हुए जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, वो थोड़े पैसे वाले लोग थे, है ना, वो लोग चाहते थे कि सोसाइटी में इतने लोग आ तो गए हैं इंडस्ट्रीज की चाह में, अपने काम की चाह में, है ना, अपना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट इनकी हालत को सुधारने के लिए हम लोगों को जो है थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए। बिकॉज पूंजीवादी लोग थे, वो पुराने जो पूंजीवादी लोग थे उनमें रेडिकल्स और लिबरल्स भी थे। वो चाहते थे हम लोगों के द्वारा ही कुछ फैक्ट्रीज खोली जाएं जिनमें इन व्यक्तियों को स्किल्ड बनाया जाए,
पूरा इनको निपुणता दी जाए किसी भी काम की, और इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जिससे कि फैक्ट्री को भी फ़ायदा हो और जो है देश की प्रोडक्शन में भी फ़ायदा मिले और इन लोगों की आमदनी में भी इम्प्रूवमेंट आए। तो इस वजह से उन लोगों ने, रेडिकल्स ने और लिबरल्स ने काफ़ी फैक्ट्री वहाँ पर खोली, काफ़ी फैक्ट्रियों को इस्टेब्लिश किया और इसके बाद में लोगों को काम मिलना शुरू हो गया जिससे कि उनकी हाउसिंग प्रॉब्लम्स और जो हाउसिंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम जो है सोल्व हुई। तो इस तरह से उनके विचारों के साथ में एक बहुत सारे नेशनलिस्ट भी जुड़ गए, है ना। बहुत सारे नेशनलिस्ट इस बात से इम्प्रूव जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए कि ये विचार सही है कि कुछ फैक्ट्री खोले जाएं जहां पर गरीब लोगों को भी उनके काम के अकॉर्डिंग वेजेस मिल सके, जिनमें एक था गुसेप्पे मैज़ीनी जो कि इटालियन नेशनलिस्ट था। बहुत सारे नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी लोग जो है रेडिकल्स और लिबरल्स की थिंक से जुड़ गए, है ना। और नेशनलिस्ट क्या चाहते थे, एक ऐसे नेशन का उदय हो जिसमें कि सभी लोग स्वतंत्र हो, फ्रीडम मिले काम करने की और अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम वो कर सके, एजुकेशन, एजुकेटेड सोसाइटी हो और ऐसे एक नया राष्ट्र बने। तो ऐसे राष्ट्रवादी बहुत सारे थे यूरोप में जो कि इन लोगों के आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए, है ना। तो सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई, नेशनलिस्ट बहुत बड़े तौर पे जो है पूरे यूरोप में एक बार सी आ गई नेशनलिस्ट, इस आइडिया से इन्फ्लुएंस होते चले गए। फिर उसके बाद में जो ये आइडिया ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते गए तो सोसाइटी सोशलिज्म बन गई। पूरे यूरोप में सोशलिज्म छा गया, मीन्स समाजवाद छा गया। और कुछ समाजवादी लोग थे जो कि इस विचार से थोड़े और एग्रेसिव हुए, थोड़े और इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपने अपने जो सोसाइटी के भले के लिए बात करी। तो उसमें कुछ ऐसे और समाजवादी लोग आए, नेशनलिस्ट के साथ में ऐसे समाजवादी लोग भी आए जो कि इन आइडिया से थोड़े इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि रॉबर्ट ओवन, है ना। जो सोशलिज्म थे वो क्या चाहते थे, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, मीन्स जो पूंजीवादियों के हाथ में पूरी जो उद्योग हैं, जमीनी हैं, लैंडलॉर्ड्स काम करवाते हैं किसानों से, उनके हाथ में कोई ज़मीन है तो वो उनके हाथ में ना रह करके जो भी काम करते हैं लोग उनको भी उसका पूरा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मीन्स पूंजीवादियों से इंटरेस्ट कम होके आम व्यक्ति में बंटना चाहिए। ये सोशलिस्ट का जो है थिंकिंग थी। वो इस तरह की कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट सोचते थे, वो मिला जुला सबका पार्ट होना चाहिए सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में, न कि कुछ पूंजीवादियों का या कुछ बड़े लोगों का। तो इसमें एक सोशलिस्ट था रॉबर्ट ओवन, वो कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो था वो उसका विचार था कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मीन्स समाज में सभी व्यक्तियों को मिलकर जितनी भी ज़मीन है उस पर कोई फैक्ट्री खोले या कोई फसल उगाए तो सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। समाज को ही आगे आना पड़ेगा इस काम के लिए, है ना, कि सब मिलके काम करें और जितना भी आपस में जो जितना काम कर रहा है उसमें उतनी उसकी वेजेस दे दे। जैसे कोई फैक्ट्री खोल रहा है, कोई लेबर है तो लेबर के अकॉर्डिंग उसको उसकी वेजेस मिल जाए, कोई उसमें इंजीनियर है तो इंजीनियर के अकॉर्डिंग उसकी वेजेस मिल जाए। तो समाज को इस बात के लिखी, अपना एक लेख लिखा जिसमें कि उसने कहा राष्ट्र का ऐसा उदय करना पड़ेगा जिसमें कि सभी लोगों को मिलके एक ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जो कि आपसी सलाह से आगे बढ़ सके। तो उसके बाद में लुइस ब्लैंक, कोऑपरेटिव बाय गवर्नमेंट, लुइस ब्लैंक के थोड़े से इसमें चेंज विचार थे। वो सोचता था कि ऐसा कोऑपरेटिव हम समाज कैसे करेगा। भाई समाज में तो यही होगी ना, जिसके पास पूंजी है वही पूंजी वाला अपने ज़्यादा पैसे लेने की सोचेगा और जो इसके पास कम है, जो लेबर की तरह से वर्क कर रहा है उसको एक सीमित आय मिलेगी। तो ऐसा जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए कि गवर्नमेंट को सारी जो ज़मीन है अपने अंडर में ले लेनी चाहिए और उसी पे फैक्ट्रीज और कुछ फसल वगैरह उगानी चाहिए और उसमें बराबर बराबर काम एजुकेशन के अकॉर्डिंग या लेबर के अकॉर्डिंग सबको बांट देना चाहिए। तो गवर्नमेंट बननी चाहिए ऐसी जो कि पूरी ज़मीन अपने कब्जे में ले ले और सोसाइटी को डिवाइडेड कर दे काम के अकॉर्डिंग। लुइस ब्लैंक के ये विचार थे।
फिर लास्ट में एक विचारक आए कार्ल मार्क्स, जिसके विचारों से तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए। कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी समाजवाद के जो है फेवर में थे, बट वो क्या चाहते थे, कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि पूरी जमीन जो है लोगों में, ये जो अब इस टाइम पे जो फैली हुई है, वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोसाइटी मतलब पूंजीवादियों के हाथों में है सोसाइटी। पूंजीवादी अपनी फैक्ट्री खोलते हैं, लैंड लॉर्ड्स वर्क कराते हैं, और गरीब व्यक्ति गरीबी बना रहता है, उसको वेजेस दे दो, चाहे उसका मेहनताना मिल भी जाए, बट उसको एजुकेटेड या कुछ होने का कुछ ऐसा चांस नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का, तो उसको आगे बढ़ने का चांस कम मिल पाएगा। और असली कार्य किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जमीन पर किसान के द्वारा या फैक्ट्री में लेबर के द्वारा ही कोई भी प्रोडक्ट तैयार करके पूंजीवादी जो है उससे अर्निंग प्राप्त कर सकता है। अगर लेबर वर्क नहीं करेगी, कोई प्रोडक्शन तैयार नहीं करेगी, तो पूंजीवादी जिसकी पूंजी लगी हुई है, फैक्ट्री बनी हुई, उसको कहाँ से फायदा पहुंचेगा। तो इसलिए जो काम अपना मेहनताना शारीरिक बल से काम कर रहा है, उसके बीच में, और जो जिसने पूंजी लगाई है अपनी, जिसने अपना पैसा लगाया है ना, अपनी कैपिटल खर्च की है किसी भी काम में, तो उसके बीच में एक डील होनी चाहिए कुछ परसेंटेज की, कितना अर्निंग होगी फैक्ट्री में या किसी ज़मीन पे, तो उसके अकॉर्डिंग 10%, 20%, 30%, कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग हर लेबर को जो है उस पर मेहनताना मिलना चाहिए। परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, ना कि उसको उसकी वेजेस मिले, पे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परसेंटेज की हिस्सेदारी होनी चाहिए कि जितनी अर्निंग होती है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी फैक्ट्री की, उसमें कुछ परसेंटेज की हिस्सेदारी जो वहाँ के वर्कर्स की हो। तो इस आइडिया से वहाँ की जनता बहुत खुश हुई और पूरे यूरोप में एक क्रांति सी आ गई। 1905 में उस कार्ल मार्क्स की पार्टी ने एक लेबर पार्टी बनाई, जो है लेबर पार्टी बनाई, वहाँ के मजदूरों ने सबने इकट्ठे होके कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस होके एक लेबर पार्टी बनाई। लेबर पार्टी जो है वहाँ के पार्लियामेंट एक इलेक्शन हुआ लेबर पार्टी का, उसमें जीत भी गई, बट वो रशिया में गवर्नमेंट नहीं बना पाई, बिकॉज समाज अभी भी कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स नाम की विचारधाराओं से घिरा हुआ था। सरकार कार्ल मार्क्स के विचारों की पार्टी थी जो लेबर पार्टी, वो जीत तो गई थी पार्लियामेंट में, पर पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर स्थापित नहीं कर पाई। तो बच्चों आज ये इतना ही, इससे आगे की हम कल पढ़ेंगे और ये अपनी कॉपी में आप इसके नोट्स बनाएंगे।